सो एनटीए ने कल आंसर की निकाल दिया है, प्रोविजनल आंसर की निकाल दिया है, एंड टुडे वी विल बी एनालाइजिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दोज क्वेश्चन पेपर. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. Okay, so the first question we can see here, it says choose the correct chronology of the artist according to birth year from early to later. 5 आर्टिस्ट हमें दिए गए हैं जिसमें से हमें सबको क्रोनोलॉजी में लगाना है फ्रॉम द अर्लीस्ट आर्टिस्ट टू द न्यू वन, लेटर वन. सो ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखो, कैरल समर, हेनरी लॉथरिक, स्टैनली जोन्स एंड पॉल पॉल लिंगन, स्टैनली विलियम हेटर, दीज आर, इनमें से कुछ ऐसे आर्टिस्ट आप देखोगे जो कि यू नो सम ऑफ द फेमस वन में से हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मे बी कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं, या फिर बहुत यू नो दे कुड बी द वन जिनको बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चनिंग में हमेशा नहीं आता है, राइट. तो इनमें से मैं देख पा रहा हूँ कि देर इज कैरल समर, स्टैनली जोन्स एंड दी पॉल लिंग्रेन. ये कुछ 3 आर्टिस्ट ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से कि जो रेगुलर बेसिस पे नहीं पूछे जाते, जिसमें से लॉथरिक एंड हेटर, दीज आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट फ्रॉम आवर सिलेबस. सो इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है. सो एक चीज हम सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे कि मे बी जब भी आप क्रोनोलॉजी भी लगा रहे हो, दैट इज अनदर थिंग कि जब आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट कुड बी द अनदर थिंग जहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चंस आप देखते हो, आंसर टिक करते हो, एंड जस्ट यू मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट हियर we will actually be analyzing, we'll be analyzing the question paper here. ठीक है, हम एक एक जब आप क्वेश्चन करते हो, जब भी आप अपने प्रिपरेशन में whenever you will be starting these पेपर एनालिसिस और द प्रैक्टिसेस, तो आपका ये एक अप्रोच होना जरूरी है जो आप अभी आप देखेंगे. ठीक है, सो आई हैव मेड फ्यू डेटा जो साथ साथ आपको क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा. सो द फर्स्ट ऑप्शन जो हमने देखा था, दैट इज कैरल समर. सो कैरल समर इज बेसिकली इज प्रिंट मेकर एंड एजुकेटर. ये एक प्रिंट मेकर है जो कि अपने वुडकट के लिए जाने जाते हैं. 1925 का बर्थ है इनका, हाल रिसेंटली 2016 में ही passed away. Henry Lothrich, he is one of the very famous artists from our list, from our timeline. So he is a French printmaker from the post-impressionism, right? Lothrich जो है वो post-impressionism के अंतर्गत आते हैं, and he is known for the colored lithography as well. इनके बहुत सारे काम आप देखोगे हेनरी लॉथरिक के, जिनमें से कई बार पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, जैन एवरिल को लेके, या फिर मॉलन रूज को लेके. बहुत सारे इनके कलर्ड पोस्टर्स जो हैं वो कलर लिथोग्राफी में इनके पोस्टर्स आते हैं. सो हेनरी लॉथरिक इज अ फ्रेंच प्रिंट मेकर एंड ही बिलोंग्स टू पोस्ट इम्प्रेशनिज्म. Stanley Jones here, he is one of the printmaker again, and he is the co-founder of the Curvin Studio. So this is basically a studio जो कि एक ब्रिटिश एक पोस्ट वॉर के बाद ये ग्रुप जो है डेवलप हुआ था, स्टूडियो जो डेवलप हुआ था, इन्होंने किया था इनके साथ एक और शख्स थे. आई एम फॉरगॉटिंग द नेम ऑफ दैट सेकंड द अनदर को-फाउंडर ऑफ दिस स्टूडियो. बट यस, दे वर वेरी फेमस आर्टिस्ट जो कि इनके साथ इस स्टूडियो में जुड़े हुए थे. तो ये कर्विन स्टूडियो, ये जरूर आपको पता होना चाहिए. समटाइम दे कैन आल्सो आस्क यू दैट हु is the founder or a co-founder of this Curvin Studio. That's Stanley Jones. And उनमें कुछ famous artists जिनका नाम हेनरी मूर, ये भी एक बहुत ही one of the very important artists में से है हमारे लिस्ट के, हेनरी मूर एंड द बारबरा हेपवर्थ. तो ये भी कुछ ऐसे prominent artists हैं जो कि they were also the part of this studio as well. So Stanley Jones is also known for lithography. So this Curvin Studio was all about the lithography. It was again one of the printmaking group, okay? And this ये जो जो Stanley Jones है, he was one of the prominent master printmaker from the British scene, okay? So इनको भी थोड़ा सा जरूर पढ़ लेंगे आने वाले टाइम पे जब आप करोगे. And then we have this Paul Lindgren. He is also a printmaker, painter, and educator as well. Not very much about this artist, but he have given his 30-year, more than a 30-year in San Diego State University. He have teach there. He was the professor over there over 30 years for that university.
And then there's the last option we have, that's Stanley William Hayter. So Stanley William Hayter is known for the printmaking, right? So he's known, he's a painter and a printmaker as well. He is known for viscosity printing. He was also the founder of Atelier 17 studio in Paris, which was founded in 1927. So Stanley William Hayter viscosity printing के लिए जाने जाते हैं. This Atelier 17 was all about the viscosity printing only. Even few artists from our Indian part also, they were they joined this group actually. One of the name is Krishna Reddy, one of the very prominent name, Krishna Reddy. He is also one of the printmaker, one of the very famous printmaker from our Indian sector. So इन्होंने भी Atelier 17 join किया था, and there are more artists from the Indian part जिन्होंने इस group को आगे join किया था for this viscosity printing. So Stanley William Hayter is for 1901. So इनके date of births I've mentioned here, right? So जब भी आप कभी भी कोई question आप देखते हो तो make sure कि not just the option or that particular answer should be correct. Also you should know बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को देखें तो हर बार एक जरूर कुछ ना कुछ उनके बारे में आपको हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड दैट्स हाउ यू कैन एनालाइज इट. सो ऑल्सो जब भी आप एनालाइज करते हो एक क्वेश्चन को लेके, दैट ऑल्सो मेक्स यू ये आपका एक कहीं ना कहीं आपका रिविजन भी हो रहा होता है, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो रहा होता है इसमें, राइट? सो राइट, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रोविजनल क्वेश्चन पेपर, आई मीन द आंसर की जो हमारे पास कल आया है. The next question we can see here, it says यहाँ पे 4 आर्टिस्ट हैं and these 4 artists are associated with some of the groups here. So KCS Panikkar, J. Swaminathan, Sadanand Bakre and Nalini Malini. So these 4 artists belongs to these particular groups here. So let's see कौन आर्टिस्ट जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. केसीएस पानिकर इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट नेम फ्रॉम दिस मद्रास आर्ट मूवमेंट, राइट? सो आपको ये मद्रास आर्ट मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए. अगर आप पूरी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हो, Bengal was the first thing jahan pe these art sector was very active at some point of a time, and then this Madras mein school was also there obviously, but as an as a group or as a not just with the school part, as an artist also आप देखो पूरा सेक्ट भरा हुआ था. बट यहाँ पे अगर आप साउथ इंडियन साइड में देखो तो देर आर वेरी फ्यू, बहुत सारे ग्रुप्स नहीं है हमारे पास. सो देयर वाज अ सिंगल वन हियर. हालांकि बीच में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस बने हैं हैदराबाद में, तेलंगाना साइड पे, ऑन दिस पूरा मद्रास वाले पोर्शन में भी. सो यस, ऑल ओवर अगर हम साउथ इंडिया के बारे में बात करें तो केसीएस पानिकर वाज द वेरी वेरी प्रोमिनेंट फिगर, or we can see the leading figure in this Madras art movement. So आपको ये Madras art movement के बारे में भी पता होना चाहिए. What is this Madras art movement is all about? And also the KCS Panikkar was the founder of Cholamandal village or Cholamandal group as well. So that's how the KCS Panikkar goes with Cholamandal group. J. Swaminathan, Jagdish Swaminathan, he was one of the founding member of group 1890. Remember this thing. J. Swaminathan. He is also known as the Birdman as well, because इनके पेंटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो जे स्वामीनाथन के बहुत सारे पेंटिंग्स में आपको बर्ड्स का जो एलिमेंट है वो आपको हर एक पेंटिंग्स में आपको दिखता है. तो that's also one of the very important fact about this J. Swaminathan. And then we have the Sadanand Bakre. So Sadanand Bakre was also one of the founding member of Bombay Progressive Art Group, right? So PEG ग्रुप के ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर. टोटल 6 मेंबर्स थे जिसमें से सदानंद बाकरे वाज वन ऑफ देम. एंड एक और फैक्ट सदानंद बाकरे के बारे में कि जितने भी ये जो पेग ग्रुप के जो ये बॉम्बे ग्रुप के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे प्रोग्रेसिव ग्रुप के, 6 मेंबर्स थे जिसमें से 5 आर्टिस्ट पेंटर्स रहे, बट सदानंद बाकरे वाज द ओनली वन हु वाज अ स्कल्प्टर. Even he was also painting as well, but he was one of the the only sculptor from the group, from this founding member. Later on बहुत सारे आर्टिस्ट भी जो हैं इस ग्रुप के साथ बाद में जुड़े हैं. तैयब मेहता, राम कुमार, there are a lot more who have been joined later this progressive art group.
Yes, so that's Sadanand Bakre here. Nalini Malini belongs to this Baroda group वाला portion, right? So अगर आप देखेंगे इनके connections, जब भी आप इनको देखें तो कहीं ना कहीं आप बुक्स में या चाहे गूगल में भी ढूंढने की कोशिश करा करें कि what is the connection between KCS Panikkar and Cholamanda group या फिर any other artist, so that you can also learn or you can study थोड़ा सा और deep, so that you can understand it in a much better way, right? So that's um, the thing. And yes, Sadanand Bakre, that's Progressive Artist Group, and then Nalini Malini is belong to, then she belongs to Baroda. So यहाँ पे एक चीज और आपको देखने की जरूरत है, whenever you are doing this match the followings, तो आप देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कई बार कोई कोई एक दो ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स मिले आपको कई बार. Don't worry about that. जब आप ऑप्शंस आप देखेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, बिकॉज आप कुछ अगर आपको एक या दो तीन भी अगर आपको पता है, देयर आर लॉट मोर चांसेस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल. सो जरूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों ही पता हो. इट्स नॉट नेसेसरली लाइक इंपॉर्टेंट हियर. ठीक है. Let's see the next question here. It says the pyrometric cones have wide fusing range. Cone 06 fuses at. Before coming to this question, we should know, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ये pyrometric cone होता क्या है basically. So this is एक लेमैन टर्म में कहूं तो ये एक थर्मामीटर है to measure the heat of the kiln. जो kiln होता है, जो भट्टी होती है जहां पे सेरेमिक के पूरा पॉटरी जब आप भट्टी में रखते हो, तो उसका वो एक टेम्परेचर नापने के लिए कि वो कितने टाइम तक उस टेम्परेचर में रह के वो जो हमें आउटपुट चाहिए उस सेरेमिक से, उसी उससे ना ज्यादा हो ना कम. तो ये दिस इज काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ मेजरिंग, हीट मेजरिंग यूनिट, थर्मामीटर एक तरह का, बट इट्स नॉट टेक्निकली थर्मामीटर, बट यस. एंड ये बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सेरेमिक के बने होते हैं एक्चुअली. ठीक है. और ये अलग अलग तरीके के इनके कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जितना ज्यादा हीट, डिपेंड्स ऑन हीट, फिर वो बेंड होता रहता है, ये सॉफ्ट होता रहता है बेसिकली. जितना हीट उसको लगेगा, तो मेल्ट होने के कागार में होता है, उस प्रोसेस में होता है. सो दैट्स हाउ यू दे मेजर कि अगर ये पर्टिकुलर, लेट्स सी, ये इनको एक अलग अलग चार्ट नंबर दिया होता है कि लाइक देयर इज एक पर्टिकुलर कोन है जो कि इतने हीट पे वो मुड़ना शुरू हो जाएगा या फिर वो गर्म होना शुरू हो जाता है, सो दैट पीपल कैन एनालाइज कि वो इतने हीट में हो गया है. सो ऐसे बहुत सारे पायरोमेट्रिक कोन्स होते हैं. सो उनको सबको नंबर्स से डिवाइड किया गया होता है. इट्स समथिंग लाइक जैसे हमारे पास पेंसिल्स होती हैं, 2B, 3B, HB, 6B, 10B, है ना. सबके अपने अपने प्रेशराइज्ड और सबसे डार्कन हार्ड होते हैं, उसी सॉफ्ट होता है, उसी बेसिस पे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास कैटेगराइजेशन है अलग अलग नंबर्स से, सीरीज के बेसिस पे. सो कोन्स जो आप देख रहे हो, जहां पे भी एक जगह पे आप देखें, कहीं पे अगर आपको कोन 6 मिलता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कोन 06, कोन 06, कोन 06, और एक होगा कोन 6 ओनली. दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा. कोन 06 एंड 6, इट्स अ लाइक डिफरेंट थिंग, नॉट बोथ आर नॉट सेम. ओके, सबका दोनों का हिटिंग पॉइंट जो है दैट इज लाइक डिफरेंट. उनका कोन चार्ट जो है वो डिफरेंट होता है, उनका फ्यूजिंग रेंज. सो ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये आपको आराम से गूगल में भी मिल जाएगा अगर आप पायरोमेट्रिक कोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर आप लिखेंगे पायरोमेट्रिक कोन चार्ट, यू विल गेट दीज, लाइक गूगल में बहुत सारे हैं. सो आप देखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे कोन 06 के बारे में पूछा गया है. 06 इज बेसिकली जहाँ पे एक तरह के कुछ अर्दनवेयर क्ले या फिर लो फायर में काम चल पड़ता है. यू कैन सी दिस 06 हियर. सो दिस 06 वाला जो कोन है, दैट समवेयर इट वेरीज अराउंड लाइक 1830. सो अप्रोक्सीमेट 1840 यहाँ पे दिया हुआ ना इन्होंने. सो इट कुड बी लाइक, अगर ये इस सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट यही नजर आ रहा है मुझे अभी फिलहाल, 1840. एंड दैट्स हाउ दिस इज द मेजरिंग चार्ट आल्सो. अब आप ये भी सोचोगे कि ऐसे तो फिर क्या मुझे सारा कोन याद करना पड़ेगा? ऑब्वियसली नॉट, हम रट नहीं सकते इतना सारा, बट हाँ, थोड़ा सा रिवीजन के टाइम पे डेफिनेटली इनको हल्का हल्का आप देख सकते हो आने वाले टाइम पे, क्योंकि इससे पहले इन कोन्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयरली आपको देखने को मिलते हैं, बट अब अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे. ठीक है. सो ये कोन, ये वाला चार्ट आपको बड़े आराम से गूगल पे, यू कैन फाइंड दिस वेरी इजीली.
So that's pyrometric cone have a wide fusing range. Cone 06 fuses at 1840 Fahrenheit approximately. इस आसपास. That's pyrometric cone. And also you can also watch videos where this pyrometric cones has been like in the process. They were using it in a process. Okay, वो कुछ ceramic की potteries या फिर कोई ऐसा कुछ वो बना रहे हो, कुछ कर रहे हो. And just see if you haven't seen this pyrometric cone or haven't used it और कभी देखा नहीं है यूज करते हुए, तो एक बार YouTube पे जरूर देखो कि वो यूज कैसे कर रहे हैं, so that you can understand this the concept of this pyrometric cone much better. So YouTube पे एक बार जरूर इसको जरूर देखेंगे how it has been used in the process. So now we have the next question here. It says there are match the following again. 4 caves हैं list A में and list B में. There is the dynasty or the this time frame जहाँ पे ये जिसको ये belong करते हैं. So उदयगिरी cave, ममलापुरम, उंदावली केव एंड देन बादामी केव. अगर आपने अच्छी तरीके से कभी इन सब केव्स को पढ़ा है तो आई एम वेरी श्योर कि एटलीस्ट आपने इन तीनों का नाम तो जरूर सुना होगा. ममलापुरम, बादामी एंड उदयगिरी. मे बी उंदावली केव ना सुना हो. एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मैच द फॉलोइंग में जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे पता हो. आपको 2 से 3 भी, 1 से 2 भी पता होते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपका दूसरा जो है ऑप्शंस के बेसिस पे आराम से बैठ जाता है. ठीक है. सो लेट्स सपोज अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस उंदावली केव लाइक कल तक. ठीक है. सो आई रिसर्च, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा पढ़ा इनके बारे में. सो बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरीली लाइक नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज आने वाले टाइम पे इस केव की जगह पे कोई दूसरा केव भी दे सकते हैं, वेरी रैंडम. बट यस, द प्रोमिनेंट caves were Udaygiri, Mamallapuram, and the Badami. So we know this that Badami belongs to Chalukya, right? So Chalukyas को belong करता है ये Badami cave. Udaygiri cave belongs to Gupta period, and then Mamallapuram. Mamallapuram का पूरा जो महाबलीपुरम जो पूरा cave है, it's also Mamallapuram, Mahabalipuram, it's the same thing. It belongs to the Pallavas only, and by default, the Undavali cave belongs to Vishnu Kundin. They are also from the South Indian sect only, but not that important. We don't need to study here. But yes, for the reference, we can see this is the image of this Undavali cave here, right? And then Badami cave. अब ये जितने भी caves हैं, एक और चीज क्या होता है इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आपने ये तो देख लिया कि दैट दिस केव बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. बट ऑल्सो यू शुड नो समथिंग, one more fact every time whenever you are revising or whenever you are practicing with these papers. आपको हर बार कुछ ना कुछ एक फैक्ट आपको रिपीट करना है अपने आप से, so that you ये ऑटोमेटिकली आपके लिए रिवीजन का काम करेगा every time, right? So मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि हर एक केव में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. Let's recall those important things or a sculpture or any architecture over here. So उदयगिरी में there is a cave. इस एक केव है जहां पे वराह केव कहा जाता है उसको. वहां का ये वराह स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट है. उदयगिरी केव का ये फेमस है बहुत ज्यादा, वराह केव का ये स्कल्पचर. So whenever you will see this sculpture anytime, you would remember this thing कि ये particular sculpture belongs to Udaygiri and Udaygiri belongs to Gupta. For the same here, Badami cave के लिए ये Nataraj, this dancing Shiva, right? This is 1800, 18 भुजाओं के साथ ये शिवा का posture है, और ये हमें बादामी केव में मिलता है, and it's one of the center of the attraction here. And then we have this Mamallapuram cave कह लें, Mamallapuram complex कह लो, it's the same thing. वहां का जो सबसे फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द पंचरथ, है ना. पांडव रथ या फिर पंचरथा भी बोलते हैं उनको. सो ये आपको पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर केव्स में देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एज वेल. एंड महाबलीपुरम में तो बहुत सारी चीजें हैं, आई एम जस्ट मेंशनिंग द वन ओनली, राइट. सो दैट्स द केव्स हियर. Coming to the next question, it says we have these temples or let's say it's a terms associated with these. Another list one here: Prambanan, Kamakura painting, Borobudur, Sigiriya. And then another list says Sri Lankan mural, Javanese stupa, Shendi Bhima, and Tales of
Genji or Genji, I don't know how to pronounce it. So अब यहाँ पे इस चीज को देखो कि ये क्या आप इसको बोलते हैं। सबसे पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पे प्रम्बानन टेम्पल के बारे में। सो प्रम्बानन टेम्पल जो आप देख रहे हो, इट्स एसोसिएटेड विद दिस शेंदी भीमा, बट इट्स नॉट शेंदी, इट्स कांडी भीमा। यू कैन सी हियर, इन्होंने थोड़ा सा नाम को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, इट्स एक्चुअली कांडी भीमा। So these both are Hindu temple in Indonesia. That is the common factor between these two temple. And yes, these are both are Hindu temple in Indonesia. This Prambanan temple specifically is considered as the largest Hindu temple in Indonesia. आपको question आ सकता है, which of the following temple is the largest Hindu temple in Indonesia? Remember the thing, not in the world. I'm saying in Indonesia. So this is the largest Hindu temple here, Prambanan temple. Okay. So these both temples are associated with the Indonesia here, and the second one, यहाँ पे आप देख रहे हैं Kamakura paintings here. So Kamakura and this Tales of Genji, these are basically one of the painting styles of those ancient Japanese periods. ठीक है. So Instagram में I have mentioned, मैंने एक Chinese और Japanese को दो पोस्ट बनाए हुए हैं, and every time I tell everyone कि अगर आप चाइनीज और जापानीज के लिए whenever you are preparing for yourself also, तो जब भी आप जापानीज और चाइनीज वाला पोर्शन आपको पढ़ना हो तो डोंट लुक एट एनी बुक और एनीथिंग, एनी रेफरेंसेस, जस्ट रीड दैट होल पोस्ट। वो जो कैराउजल पोस्ट में डाला हुआ इंस्टाग्राम में, दैट इज मोर देन इनफ टू कवर चाइनीज एंड जापानीज आर्ट फ्रॉम आवर सिलेबस। ठीक है, उसमें से देखो ये मैंने एक कटआउट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाला है ऑफ द जापानीज, जहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इफ यू कैन सी हियर, ये कुछ टाइम पीरियड टाइम फ्रेम है जापानीज आर्ट का, एंड यू कैन सी इट सेज कामाकुरा पीरियड, एंड देन वी हैव दिस राइज ऑफ जापानीज पेंटिंग का यहाँ पे हियान पीरियड। सो हियान पीरियड का ही है ये टेल्स ऑफ जेंजी, यू कैन सी हियर। एंड देन कामाकुरा पीरियड के ही पेंटिंग्स को वी आल्सो से लाइक उनको कामाकुरा पेंटिंग्स हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके पहली बार हमें जापानीज पेंटिंग्स का एक राइज होता है, एंड दीज टू styles are associated with the Japanese art only. और ऐसा पूरा लाइक 6 7 8 स्लाइड्स हैं फॉर द जापानीज आर्ट ओनली। यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन लाइक ऑन आवर पेज। ठीक है, coming to the next thing, that's Borobudur. So Borobudur temple designs follow Javanese Buddhist architecture here. So basically what is this Javanese? यहाँ पे इनका करेक्शन नहीं है, remember this, sometimes people can some of my students were saying कि ये शायद इन्होंने गलत लिखा है, they wanted to write Japanese stupa, but no, that is not Japanese stupa, that's Javanese only. The stupas from the Buddhist architecture from the Java, Javanese। ठीक है, तो जैवनीज स्तूपास, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं बोरेबुदुर का, दिस टेम्पल इज बोरेबुदुर हियर। ठीक है, एंड अगर आप इसको देखो, इट इज समहाउ लाइक लुक्स लाइक अ स्तूपा ओनली, लाइक स्तूप्स ओनली, राइट। सो ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने जो दिया है, जो स्ट्रक्चर है, ये डिजाइन बेसिकली इट फॉलोज द जैवनीज स्तूप, एंड दैट्स हाउ इट्स एसोसिएटेड लाइक दिस। ठीक है, so that's how this Borobudur is associated with this Javanese stoop। And Sigiriya is Sigiriya cave हम श्रीलंका वाले एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, हम कई बार उसको कुछ ड्रामेटिक एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं कई बार, तो दे आल्सो सेज कि ये इट्स रावण की लंका एंड ऑल। तो यस, बट टेक्निकली अगर हम जो बुक्स के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वो एक इट्स वन ऑफ द केव कॉल्ड सिगरिया केव। ठीक है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे म्यूरल्स, बहुत सारे फ्रेस्कोस हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर, एंड दीज frescoes are famous in this Sigiriya cave, and that's how you will be matching this Sigiriya to this Sri Lankan murals here। ठीक है, so these ये सारे हमें पता लग गए कौन से किसके साथ मैच होना है। And then Prambhanan, A ka 3 and D ka 1. The second one is the answer here, option number 2।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट हैं एंड उन आर्टिस्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं. आर्टिस्ट स्टूडियो, ओलंपिया, डेथ ऑफ मराठ एंड डेथ ऑफ सरदाना प्लस. सो ये चार पेंटिंग्स एंड चार आर्टिस्ट, right? So Olympia is one of the very famous one which belongs to the Mane, right? Death of Marat is also one of the another very important one that belongs to J.L. David, Jacques Louis David. Death of Sardana, that belongs to Delacroix and Artist Studio. It's of the Gustave Courbet. तो ये चारों पेंटिंग्स मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी है. इफ यू कैन सी, जब भी आप इनको क्वेश्चन पेपर्स में, खास करके जब पेंटिंग्स आती हैं, तो एवरी टाइम व्हेन एवर यू आर लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर और दैट क्वेश्चन, मेक श्योर कि जब भी आप उसको एक बार मन में भी पढ़ रहे हो तो आपको वो पिक्चर विजुलाइज हो जाना चाहिए आपके माइंड में. अगर विजुलाइज नहीं हो रहा, ऑन द स्पॉट चेक करो. आइदर यूज अ गूगल और योर रेफरेंस, व्हेरेवर यू आर यूजिंग, लेकिन आपको उसी टाइम पे पता होना चाहिए. सो दीज आर द पेंटिंग्स which belongs to these artists here, right? And also साथ साथ कुछ ना कुछ और आर्टिस्ट के कोई काम अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो वो भी आपको कुछ पता होना चाहिए, right? आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिस्ट कहाँ से बिलोंग कर रहा है. The Manet belongs to this impressionism, right? Delacroix belongs to romanticism, if I'm not wrong. Gustave Courbet, realism. He was the father of realism. And then Jacques Louis David from the neoclassicism. तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हर बार, हर एक पेपर पे, हर एक क्वेश्चन पे के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अपने आप को रिवाइज कराना है एवरी टाइम. डोंट स्किप विद जस्ट द आंसर एंड नो, डोंट मूव. The next one here, it says the concept of Gestalt psychology, in which the mind perceives an incomplete pattern or information to be a complete unified whole. The artist provides minimum visual clue and the observer brings them to final recognition is called what? So अब यहाँ पे जैसे पहले हम ये जो गेसाल्ट पढ़ लेते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि हम गेसाल्ट थ्योरी के बारे में तो बात नहीं कर रहे डायरेक्टली. स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग गेसाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है. तो यहाँ पे जब आप गेसाल्ट थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर लाइक थ्योरी इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट. They are asking one of the like small part of that psychology of that theory, ठीक है. तो यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने पहले यहाँ पे क्लू दे दिया. इफ यू कैन सी हियर, द कांसेप्ट ऑफ गेसाल्ट साइकोलॉजी इन व्हिच माइंड परसीव्स एन इनकम्प्लीट पैटर्न and or information to be complete unified whole. The artist provide, यही से इस सेंटेंस को पढ़ के शायद आपका आंसर यहां से आपको मिल जाए. What it says, the artist provide the minimal visual clue and the observer brings them to final recognition is called what? समझिए कि it is something like एक लेट्स से मैंने कुछ ऐसा इनकम्प्लीट लेट्स से मैंने एक जैसे एक सर्कल है लेट्स से, ठीक है. मैं कोई एक सर्कल ड्रॉ करता हूं. लेट्स से मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया और मैंने उसको, इट्स नॉट अ सर्कल, सो लेट्स, ठीक है, मान के चले इट्स अ सर्कल, ठीक है. अब लेकिन मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है इसको. सो आर्टिस्ट ने उसको इनकम्प्लीट छोड़ा है and now that's incomplete, but whenever the receiver or the public, the audience will, whenever they will see, उनका दिमाग उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा, ठीक है. तो ये इस चीज को, ये जो कंप्लीट होता है ना, जो दिमाग कंप्लीट करता है, इस कॉन्सेप्ट को ही क्लोजर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है. I'll not go like deep down with this Gestalt psychology. It's a huge thing. Like अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे, explain करने बैठेंगे, तो it will take 15-20 minutes. I'll not go with that. I'm just मैं को short में आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कभी भी आप कोई चीज ऐसा बनाते हो, ठीक है, और कोई incomplete चीज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो एंड जो रिसीवर है उसको देख के उसका माइंड उसको कंप्लीट कर रहा है उस चीज को, दिस प्रोसेस, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लोजर.
ठीक है, यहाँ तक पूछते तो फिर भी हम कंफ्यूज हो सकते थे, बिकॉज थोड़ा सा लैंग्वेज इतना ज्यादा वो ऐसा टफ कर देते हैं कि आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा वो बोलना क्या चाह रहे हैं। समटाइम मैं इस तरह की लैंग्वेज को कई बार मैं एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज कहता हूँ, कि कई बार हम कुछ ऐसा, खास करके असर्शन रीजनिंग में हमारे पास कई बार ऐसी चीजें आती हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि बोलना क्या चाह रहा है वो, है ना। सो दैट इज बेसिकली द प्ले ऑफ अ लैंग्वेज ओनली। वो लैंग्वेज के साथ ऐसा खेलने की कोशिश करते हैं, एंड हमें वो सेंटेंस एग्जैक्टली नहीं बैठ पाता दिमाग में कि वो बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, एंड दैट्स हाउ वी गेट कंफ्यूज। ठीक है, बट दे हैव एडेड द फ्यू लाइंस टू मेक इट इजियर आई थिंक। सो दैट्स क्लोजर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ना, पहले से ही। एंड यस, इट्स प्रोसेस को ही क्लोजर बोलते हैं, है ना। व्हाट इट्स कॉल्ड क्लोजर। एंड इन ब्रॉडर टर्म जब हम गेसाल थ्योरी को देखते हैं, तो गेसाल थ्योरी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कुछ चीजें मैं मेंशन कर रहा हूँ जो कि विच इज इंपॉर्टेंट हियर, दैट इट वाज फाउंडेड इन जर्मनी इन 1912, राइट। हमें कभी अगर पूछा जाए इसके बारे में आगे भी, हालांकि आप गेसाल थ्योरी को आप देखोगे तो इट हैज आई गेस 5 or 6 डिफरेंट स्मॉलर कंसेप्ट्स एज वेल, जिसमें से ये क्लोजर वाला अलग से है। ठीक है, विच सेज कि जो है हम आर्टिस्ट जो है वो कुछ इनकम्प्लीट छोड़ता है, एंड रिसीवर जो है या फिर जो पब्लिक है वो जो है उसको कंप्लीट करता है, बेसिकली जो ऑब्जर्वर होता है। सो ये क्लोजर वाला एस्पेक्ट आता है। ऐसे कुछ 4-5 और हैं, जरूर देखिएगा उसको, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सो दिस गेसाल थ्योरी का कुछ एक बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए, दैट इट वाज फाउंडेड इन जर्मनी इन 1912 बाय whom there was a psychologist called Max Wertheimer, ठीक है, and alongside with these two colleagues of him, that's Wolfgang Kohler and the Kurt Kofka. So mainly they will be asking, like अगर कभी आपको डायरेक्टली आपको पूछ लिया गया that who founded this Gestalt theory या who gave this theory, तो मैक्स का नाम यहाँ पे डेफिनेटली आ सकता है। बाय चांस अगर मैक्स का नहीं आता है, तो अगर कभी कभी आपको ये दो टर्म्स भी दिख जाए, ये दो नाम भी दिख जाए, तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये these two people were also associated with this theory at some corner। ठीक है, इसको जरूर पढ़ना, ये दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट ऑल्सो। अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो इट्स इंटरेस्टिंग। Coming to the next question, it says V.S. Gaitonde, identify the right answer, basically right answer here। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ 5 स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें से आई गेस 3 या फिर 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि करेक्ट हैं और हमें उसको फिगर आउट करके चुनना है। Choose the correct answer from the given option here। So V.S. Gaitonde, it says that V.S. Gaitonde was an abstract artist, K.G. Subramaniam was abstract artist, Vikas Bhattacharya was abstract artist, Jackson Pollock, and then Arpita Singh as well। अब यहाँ पे मैं जो सीधा सीधा समझ पा रहा हूँ दैट दीज, अगर मुझे नहीं पता एक पल के लिए कि कौन से आर्टिस्ट नहीं हैं, लाइक कौन से आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, अगर मुझे नहीं पता हो, तो अगर आपको उसका उल्टा भी पता हो, एंड दैट इज आल्सो हेल्पफुल टू फाइंड आउट द आंसर। लेट्स से जैक्सन पोलॉक इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, है ना। आप एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में उनका काम देखा हुआ आपने, तो ऑल अराउंड लाइक इट्स अम्ब्रेला टर्म बेसिकली। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट में बहुत डिफरेंट छोटे छोटे वेरिएशंस हैं। सो अम्ब्रेला टर्म इज द एब्स्ट्रैक्ट, राइट। सो यस, वी कैन कंसिडर हिम एज द एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हियर। लेट्स सी Vikas Bhattacharya। Vikas Bhattacharya is not an abstract artist. If you have seen his work, he works in a very realistic manner। इनका काम बहुत ज्यादा नेचुरलिस्टिक है, रियलिस्टिक है। इनके काम में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप देखेंगे एग्जाम में बहुत बार आता है, डॉल सीरीज। इट्स डन बाय विकास भट्टाचार्य, एंड विकास भट्टाचार्य हैव आल्सो illustrated the cover page of a book called देखी नहीं फिर, which was written by Samaresh Basu on राम किंकर बैच। तो उसके लिए भी क्वेश्चन आता है, ये जो देखी नहीं फिर, ये जो किताब है, इसका जो इलस्ट्रेशन है वो कवर पेज और बैक पेज भी, रियर पेज बेसिकली किसने इलस्ट्रेट किया था, तो दैट्स विकास भट्टाचार्य। इनका काम आप देखेंगे, दुर्गा सीरीज है, डॉल सीरीज है, दे ऑल आर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक एस्पेक्ट में काम करते हैं ये। ठीक है, विकास भट्टाचार्य। अर्पिता सिंह, अर्पिता सिंह can't be considered as the abstract actually। she works more with the figurative if I'm not wrong। आप देखो उनके काम में not totally abstract but yes, quite modern but a figurative essence she have in her work।
So Arpita Singh can't be considered as the abstract artist here. KG Subramaniam, obviously not. KG Subramaniam is a painter, he's a author, muralist, and sculptor. He had done a lot more things here. KG Subramaniam ka one of the work I remember, that's King of the Dark Chamber, one of the very important one. Indrani Ibrahim. um, there are a lot more, if मुझे अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है. So KG Subramaniam is one of the important one, but he is not can't be considered as the abstract artist here. So I would be going with this V.S. Gaitonde, and the Jackson Pollock would be the one here. So you can see A and D will be the abstract artist. So now you can also see this thing कि questions में वो किस तरीके से पूछ रहे हैं. Artist को जब भी आप करो तो हर एक aspect से you have to study the artist. उनके सीरीज कितने फेमस हैं, कौन कौन से सीरीज फेमस हैं, क्या वो स्कल्प्टर हैं या नहीं है, पेंटर हैं या नहीं है. उनके काम को इतना अच्छे से समझ जाओ कि उनके काम को देख के यू कैन फिगर आउट बाय योरसेल्फ ओनली. यू डोंट नीड एनी स्टेटमेंट इन द बुक. आपको सिर्फ देख के अंदाजा लग जाए कि क्या आप इसको कैन यू कंसिडर दिस आर्टिस्ट एज एन एब्स्ट्रैक्ट और एनी अदर कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो या नहीं डाल सकते. that is also very important as an artist and as an aspirant as well, so that you can आप एक as a scholar के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए जब भी आप इन चीजों को देखो, समझो और आप एक 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 क्रिटिकली एनालाइज कर सकें चीजों को, या आप उसको कैटेगराइज कर सको अपने आप से विदाउट एनी किसी के कहने पे आप खुद फिगर आउट कर सको चीजों को. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. So these are the artists here, right? So इन पे भी कुछ काम मैंने अभी जैसे मैंने बताया विकास भट्टाचार्य का, केजी सुब्रमण्यम का, right? Then there is the Picasso's great painting Guernica was executed to commemorate what? So हमने ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बट बहुत अलग अलग तरीके से घुमा के देते हैं. We all know, or if you don't know, then mark it down, because this Guernica is dedicated to this Spanish Civil War which was happening in 1936 से लेके 39 तक हो रहा था. तो जब भी आप इनको पढ़ते हो, also please read about the World War 1, 2, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्पेनिश सिविल वॉर, इन सब के बारे में भी पढ़ा करो. थोड़ा सा एटलीस्ट ना पढ़ो तो जस्ट हैव अ वीडियो ओनली. एक 5-10 मिनट का कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे, ठीक है. इट विल नॉट लाइक डायरेक्टली नॉट हेल्प यू with the visual art वाले aspect से, but definitely it can help you in a very another manners here, like कि उस टाइम ये क्यों हुआ होगा. अब देखोगे न्यू क्लासिज्म में अभी हमने काम देखा, डेथ ऑफ मराठ, इट वाज डन बाय जैकी लुई डेविड, राइट. सो अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो यू विल गेट टू नो कि हु इज दिस दैट पर्सन. वो जो फोटो में जो आपने देखा, लेट मी शो यू वंस अगेन इफ आई कैन. या सो आपको ये पता रहेगा कि ये शख्स ऐसे कुछ जो विजुअली दिख रहा है आपको कि ये कुछ लिखता हुआ, इसके हाथ में पेन भी है और ये इसके नोटबुक जैसा कुछ इसने पकड़ा हुआ है, एंड ही डाइड. इट्स आई थिंक इट्स अ बाथटब और समथिंग, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइक ये आपको जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि व्हाई दिस पर्सन इज लाइक हियर एंड ही डाइड हियर. लाइक कोई मारा इसको, क्या हुआ, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस पेंटिंग. सो ये सब चीजें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती हैं चीजों को, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर विद एवरीथिंग. तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा सा आपने जरूर इनको भी जरूर आपने देखना होता है हमेशा कि एक कैसे एसोसिएटेड है एक दूसरे से. तो अगर आप पढ़ेंगे स्पेनिश सिविल वॉर किस चीज को लेके हुआ था, तो आप गुर्निका कभी नहीं भूलोगे. आपको ये नहीं भूलोगे कि स्पेनिश सिविल वॉर कौन सा डेट पे चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1, 2 कौन से डेट्स पे चल रहे थे, दादाइज्म उस टाइम पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे कौन सा मूवमेंट एक्टिव था, एंड दादाइज्म वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे था कि 2 के टाइम पे था. यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स, है ना. तो ये सब चीजें, फ्रेंच रेवोल्यूशन का न्यू क्लासिज्म से कितना बड़ा कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का और न्यू क्लासिज्म का. जैकी लुई डेविड वाज द ऑफिशियल painter, court painter of this Napoleon. So if you don't know who is Napoleon and how he is associated with the French Revolution,
कोई सेंस नहीं बनता आपको उस पेंटिंग का आपको पता हो, है ना? सो थोड़ा सा और पढ़ें, इट विल हेल्प यू विद योर रिविजन ओनली, ठीक है? And then we have so yes, this is the it belongs to Spanish Civil War, and up to size देखो, it is 25 feet, more than 25 feet इसका length है, और इसकी height is like 11.5 feet here. It's huge painting, ठीक है? तो size थोड़ा सा याद दिमाग में रहे कि it's not a small thing, it's a huge. And 1937 में बना था, ये भी याद रखें, so that also you can remember. 1936 में Spanish Civil War start हुआ था, 37 में he made this thing, and it ended in 1939. That is Spanish Civil War. And so yes, bombing on village in Spain. This will be the answer here. The last question from this side for today onwards, we'll be seeing that is we have few process, printing process here, and कुछ लोग हैं जिनके साथ ये printing process associated है किसी तरीके से. Let's see this here, right? So it says mezzotint, lithograph, monotype, and silk screen here. So we have these few names. Alois Sennefelder, again the spellings and everything is wrong here, but कोई बात नहीं. Alois Sennefelder, Andy Warhol, Ludwig von, and Edward Degas. So mezzotint जो है that sorry, ये जो lithograph है, so lithograph की there is a very interesting story here. So Alois Sennefelder was not an artist, he was a playwright, he was an actor, ठीक है? Alois Sennefelder, तो इन्होंने क्या किया था, he wanted like जब स्क्रिप्ट लिखा जाता था, सारे डायलॉग्स लिखे जाते थे, 25 लोग हैं, अगर 25 के लोगों को अलग अलग लिख के देना पड़ता है सेम चीजें, सो ही वांटेड अ सॉल्यूशन कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे ही वांटेड बेसिकली फोटोस्टेट हो जाता, फोटोकॉपी हो जाता. उस टाइम तक तो ये सारी चीजें एक्टिव थी, दीज रिलीफ और ये सारे प्रिंटिंग प्रोसेस तो था, लेकिन दे आर वेरी लेंथी प्रोसेस. हर एक वर्ड को थोड़ी ना कार्व करते हुए बैठेंगे वो लोग. सो ही वांटेड समथिंग वेरी इजी, एंड ही डेवलप्ड दिस प्रोसेस कॉल्ड lithograph. And if you don't know the process of lithograph, please watch YouTube videos for each and every process. If you are not from the printmaking background, if you haven't seen any of the process live, आपने विटनेस नहीं कभी किया इन प्रोसेस को अगर अपने आंखों से, तो प्लीज जरूर इनको यूट्यूब पे देखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज प्रोसेस, नॉट जस्ट रीडिंग बाय द इनके साथ भी आप इसको देखो. एंड सो यस, इनमें अगर आप आर्टिस्ट को देखें तो दिस Alois Sennefelder belongs to lithograph, right? And then silk screen में Andy Warhol is one of the very important artists from these pop art, right? So Andy Warhol pop art के टाइम पे हुआ था, और pop art के टाइम पे silk screen का बहुत ज्यादा काम हुआ था. सबसे ज्यादा जो फ्लरिश जो है वो silk screen pop art के ही टाइम पे हुआ था, Andy Warhol ने किया था. So silk screen कि कई अलग अलग नाम भी आप देखते हो, right? So there is another one called serigraphy. So serigraphy is another name for the silk screen, ठीक है? ये जितने भी प्रोसेस आप देख रहे हो, yes, so it belongs to this one. Mezzotint belongs to Ludwig von, ये इनकी डेवलपमेंट है. And monotype is not developed by Edward Degas. Basically he was one of the prominent artists, one of the pioneer of this monotype. What is monotype? Basically single print करके उस single plate में एक ही बार वो print होगा, and another like say monotype एक ही बार print होगा. एक बार process जरूर देखिएगा. I'll not keep it explaining here, but yes, this is one of the like experimental print making process है ये monotype, ठीक है? So इसको एक बार जरूर देखना. And एडवर्ड देगा ने काफी जो है इसके ऊपर लगभग एग्जीबिशन भी किया था, जहाँ पे he like done like 130 plus monotype printings, like he like exhibited there, more than 130, right? So these process, ये जितने भी आप प्रोसेस आप देख रहे हो, इनको यूट्यूब पे जरूर आपने प्रोसेस को देखना है, सो दैट आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए समझने के लिए. एंड बुक्स की अगर मैं बात करूं, कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बुक्स के लिए और इन सब चीजों के लिए. लेट मी अनाउंस वन मोर थिंग हियर. इफ यू विल विजिट आवर वेबसाइट, तो अभी हमने अपने वेबसाइट पे वी हैव स्टार्टेड द ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बेसिकली. सो वहां पे आपको सारे विजुअल आर्ट से रिलेटेड ही बुक्स मिलेंगे सिर्फ. यू कैन डाउनलोड इट मल्टीपल टाइम्स, इट्स टोटली फ्री फॉर एवरीवन. दे कैन डाउनलोड like
जितने भी बुक्स हैं अभी रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं. वी हैव अपलोडेड more than 80 books till now, but still अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं. We will on a regular basis पे we will be uploading the new books, not just for the UGC aspirants. It's helpful for each and every one, these art students, the scholars, the teachers, these aspirants, and the BFA students, everyone, or those who wanted to learn drawings as well. Like जितने भी arts related books हैं, not just the theoretical book, the drawings, perspective, caricatures, animation, everything. Like जितने भी हमारे पास art की books होती हैं, so हम धीरे धीरे उसको upload कर रहे हैं. एंड वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाते आपको सामने ही एक बटन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा फ्री आर्ट बुक्स, ऐसा कुछ करके. जस्ट हमारे बायो में यू कैन फाइंड दी वेबसाइट. इट्स ashacademyindia.com. तो वहां से यू कैन डाउनलोड दीज बुक्स. वहां पे मैंने प्रिंट मेकिंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, अप्लाइड के लिए, इंडियन, वेस्टर्न, जितने भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ उसमें अपलोड किया हुआ है. एंड यस, दिस इज हाउ लाइक थिंग्स आर गोइंग. एंड इस पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ, ये जो अभी आपके सामने है, आई विल ऑल्सो शेयर दिस पीडीएफ ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल. मैं जल्दी ही इस पीडीएफ को भी वहां पे डाल दूंगा, सो दैट यू कैन, आप उसको ले सकते हो. एंड आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी जैसे एक बारी में ही पूरा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट टिकिंग, एक टिक कर दिया और आगे बढ़ गए. ऐसे तो आप 100 क्वेश्चन आराम से कवर कर लेंगे. बट अभी आप देख सकते हो, इट्स बिन अराउंड लाइक आई डोंट नो हाउ, लाइक 1 घंटा होने वाला है, एंड वी हैव जस्ट कवर्ड दिस 10 क्वेश्चंस ओनली. सो आई विल बी कमिंग सून, लाइक बहुत जल्दी मैं आई विल बी कमिंग विद दिस वीडियोस. एंड keep revising it, and so that you can also remember this thing कि आपको जब भी आप एनालाइज करो क्वेश्चन पेपर्स को, इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे, इस तरीके से एनालाइज करेंगे, इट विल ऑल्सो हेल्प यू रिवाइजिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, चलिए, लेट्स एंड अप हियर ओनली, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. Okay, so the first question we can see here, it says, choose the correct chronology of the artist according to birth year from early to later. 5 आर्टिस्ट हमें दिए गए हैं, जिसमें से हमें सबको क्रोनोलॉजी में लगाना है, फ्रॉम द अर्लीस्ट आर्टिस्ट टू द न्यू वन, लेटर वन. सो ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखो, कैरल समर, हेनरी लॉथरिक, स्टैनली जोन्स एंड पॉल लिंगरन, स्टैनली विलियम हेटर, दीज आर, इनमें से कुछ ऐसे आर्टिस्ट आप देखोगे जो कि सम ऑफ द फेमस वन में से हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मे बी कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं, या फिर बहुत दे कुड बी द वन जिनको बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चनिंग में हमेशा नहीं आता है, राइट. तो इनमें से मैं देख पा रहा हूँ कि देयर इज कैरल समर, स्टैनली जोन्स एंड दी पॉल लिंगरन. ये कुछ 3 आर्टिस्ट ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से, कि जो रेगुलर बेसिस पे नहीं पूछे जाते, जिसमें से लॉथरिक एंड हेटर, दीज आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट फ्रॉम आवर सिलेबस. सो इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है. सो एक चीज हम सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे कि मे बी जब भी आप क्रोनोलॉजी भी लगा रहे हो, दैट इज अनदर थिंग, कि जब आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट कुड बी द अनदर थिंग, जहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चंस आप देखते हो, आंसर टिक करते हो, एंड जस्ट यू मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट हियर we will actually be analyzing, we will be analyzing the question paper here. ठीक है, हम एक एक जब आप क्वेश्चन करते हो, जब भी आप अपने प्रिपरेशन में whenever you will be starting these पेपर एनालिसिस और द प्रैक्टिसेस, तो आपका ये एक अप्रोच होना जरूरी है, जो आप अभी आप देखेंगे. ठीक है, सो आई हैव मेड फ्यू डेटा जो साथ साथ आपको क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा. सो द फर्स्ट ऑप्शन जो हमने देखा था, दैट इज कैरल समर. सो कैरल समर इज बेसिकली इज अ प्रिंट मेकर एंड एजुकेटर.
और ये एक प्रिंट मेकर है जो कि अपने वुडकट के लिए जाने जाते हैं। 1925 का बर्थ है इनका, हाल रिसेंटली 2016 में ही पास्ड अवे। Henry Lautrec, he is one of the very famous artists from our list, from our timeline. So he is a French printmaker from the post-impressionism, right? Lautrec जो है वो post-impressionism के अंतर्गत आते हैं, and he is known for the colored lithography as well. इनके बहुत सारे काम आप देखोगे हेनरी लॉथरिक के, जिनमें से कई बार पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, जैन एवरिल को लेके या फिर दे मॉलन रूज को लेके बहुत सारे इनके कलर्ड पोस्टर्स जो हैं वो कलर लिथोग्राफी में इनके पोस्टर्स आते हैं। सो हेनरी लॉथरिक इज अ फ्रेंच प्रिंट मेकर एंड ही बिलोंग्स टू पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। Stanley Jones here. He is one of the printmaker again, and he is the co-founder of the Curwen Studio. So this is basically a studio जो कि एक ब्रिटिश एक पोस्ट वॉर के बाद ये ग्रुप जो है डेवलप हुआ था, स्टूडियो जो डेवलप हुआ था, इन्होंने किया था इनके साथ एक और शख्स था, आई एम फॉरगॉटिंग द नेम ऑफ दैट सेकंड अनदर को-फाउंडर ऑफ दिस स्टूडियो। बट यस, दे वर वेरी फेमस आर्टिस्ट जो कि इनके साथ इस स्टूडियो में जुड़े हुए थे। तो ये कर्विन स्टूडियो, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। समटाइम दे कैन आल्सो आस्क यू दैट हु is the founder or a co-founder of this Curwen Studio, that's Stanley Jones, and उनमें कुछ famous artists जिनका नाम हेनरी मूर, ये भी एक बहुत ही one of the very important artists में से है हमारे लिस्ट के, हेनरी मूर एंड द बारबरा हेपवर्थ। तो ये भी कुछ ऐसे prominent artists हैं जो कि they were also the part of this studio as well. So Stanley Jones is also known for lithography. So this Curwen Studio was all about the lithography. It was again one of the printmaking group, okay? And this ये जो जो Stanley Jones है, he was one of the prominent master printmaker from the British scene, okay? So इनको भी थोड़ा सा जरूर पढ़ लेंगे आने वाले टाइम पे जब आप करोगे। And then we have this Paul Lindgren. He is also a printmaker, painter, and educator as well. Not very much about this artist, but he have given his 30-year, more than a 30-year in San Diego State University. He have teached there. He was the professor over there over 30 years for that university. And then there's the last option we have, that's Stanley William Hayter. So Stanley William Hayter is known for the printmaking, right? So he's known, he's a painter and a printmaker as well. He is known for viscosity printing. He was also the founder of Atelier 17 studio in Paris, which was founded in 1927. So Stanley William Hayter viscosity printing के लिए जाने जाते हैं. This Atelier 17 was all about the viscosity printing only. Even few artists from our Indian part also, they were they joined this group actually. One of the name is Krishna Reddy, one of the very prominent name, Krishna Reddy. He is also one of the printmaker, one of the very famous printmaker from our Indian sector. So इन्होंने भी Atelier 17 join किया था, and there are more artists from the Indian part जिन्होंने इस ग्रुप को आगे join किया था for this viscosity printing. So Stanley William Hayter is for 1901. So इनके date of births I've mentioned here, right? So जब भी आप कभी भी कोई question आप देखते हो तो make sure कि not just the option or that particular answer should be correct. Also you should know बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा, जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को देखें, तो हर बार एक जरूर कुछ ना कुछ उनके बारे में आपको हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन एनालाइज इट। सो आल्सो जब भी आप एनालाइज करते हो एक क्वेश्चन को लेके, दैट आल्सो मेक्स यू ये आपका एक कहीं ना कहीं आपका रिविजन भी हो रहा होता है, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो रहा होता है इसमें, राइट? सो right, that's the first question from this provisional question paper, I mean the answer की जो हमारे पास कल आया है। The next question we can see here, it says the यहाँ पे 4 artists हैं, and these 4 artists are associated with some of the groups here. So KCS Panikkar, J Swaminathan, Sadan Bakre, and Nalini Malini. So these 4 artists belongs to these particular groups here. So let's see
कौन आर्टिस्ट जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. केसीएस पानिकर इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट नेम फ्रॉम दिस मद्रास आर्ट मूवमेंट, राइट. सो आपको ये मद्रास आर्ट मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए. अगर आप पूरे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हो, Bengal was the first thing जहाँ पे these art sector was very active at some point of a time, and then this Madras में school was also there obviously, but as an as a group or as a not just with the school part, एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो आप देखो पूरा सेक्ट भरा हुआ था. बट यहाँ पे अगर आप साउथ इंडियन साइड में देखो तो देर आर वेरी फ्यू, बहुत सारे ग्रुप्स नहीं है हमारे पास. सो देर वाज अ सिंगल वन हियर. हालांकि बीच में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस बने हैं हैदराबाद में, तेलंगाना साइड पे, ऑन दिस पूरा मद्रास वाले पोर्शन में भी. सो यस, ऑल ओवर अगर हम साउथ इंडिया के बारे में बात करें तो केसीएस पानिकर वाज द वेरी वेरी प्रोमिनेंट फिगर, or we can see the leading figure in this Madras art movement. So आपको ये Madras art movement के बारे में भी पता होना चाहिए. What is this Madras art movement is all about? And also the case is Panikkar was the founder of Cholamandal village or Cholamandal group as well. So that's how the case is Panikkar goes with Cholamandal group. J. Swaminathan, Jagdish Swaminathan, he was one of the founding member of group 1890. Remember this thing. J. Swaminathan. He is also known as the Birdman as well, because इनके पेंटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो जे स्वामीनाथन के बहुत सारे पेंटिंग्स में आपको बर्ड्स का जो एलिमेंट है वो आपको हर एक पेंटिंग्स में आपको दिखता है. तो that's also one of the very important fact about this J. Swaminathan. And then we have the Sadanand Bakre. So Sadanand Bakre was also one of the founding member of Bombay Progressive Art Group, right? So PEG ग्रुप के he was one of the founding member. टोटल 6 मेंबर्स थे जिसमें से सदानंद बाकरे was one of them. एंड एक और फैक्ट सदानंद बाकरे के बारे में कि जितने भी ये जो पेग ग्रुप के जो ये बॉम्बे ग्रुप के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे प्रोग्रेसिव ग्रुप के, 6 मेंबर्स थे जिसमें से 5 आर्टिस्ट पेंटर्स रहे, बट सदानंद बाकरे was the only one who was a sculptor. Even he was also painting as well, but he was one of the the only sculptor from the group, from this founding member. Later on बहुत सारे आर्टिस्ट भी जो हैं इस ग्रुप के साथ बाद में जुड़े हैं. तैयब मेहता, राम कुमार, there are a lot more who have been joined later this progressive art group. Yes, so that's Sadanand Bakre here. Nalini Malini belongs to this Baroda group वाला portion, right? So अगर आप देखेंगे इनके connections, जब भी आप इनको देखे तो कहीं ना कहीं आप बुक्स में या चाहे गूगल में भी ढूंढने की कोशिश करा करें कि what is the connection between KCS Panikar and Cholamandal group या फिर any other artist, so that you can also learn or you can study थोड़ा सा और deep, so that you can understand it in a much better way, right? So that's the thing. And yes, Sadanand Bakre, that's Progressive Artist Group, and then Nalini Malini she belongs to Baroda. So यहाँ पे एक चीज और आपको देखने की जरूरत है. Whenever you are doing this match the followings, तो आप देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कई बार कोई एक दो ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स मिले आपको कई बार. Don't worry about that. जब आप ऑप्शंस आप देखेंगे, definitely you will be able to solve those questions, because आप कुछ अगर आपको एक या दो तीन भी अगर आपको पता है, there are a lot more chances you can solve the questions as well. So जरूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों ही पता हो. It's not necessarily important here. ठीक है. Let's see the next question here. It says the pyrometric cones have wide fusing range. Cone 06 fuses at. Before coming to this question, we should know, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ये pyrometric cone होता क्या है basically. So this is एक लेमैन टर्म में कहूं तो ये एक थर्मामीटर है to measure the heat of the kiln. जो kiln होता है, जो भट्टी होती है जहां पे सेरेमिक के पूरा पॉटरी जब आप भट्टी में रखते हो तो उसका वो एक टेम्परेचर नापने के लिए कि वो कितने टाइम तक उस टेम्परेचर में रह के वो जो हमें आउटपुट चाहिए उस सेरेमिक से उससे ना ज्यादा हो ना कम. तो ये दिस इज काइंड ऑफ यू कैन से इट्स अ मेजरिंग हीट मेजरिंग यूनिट, अ थर्मामीटर एक तरह का, बट इट्स नॉट टेक्निकली थर्मामीटर, बट यस. एंड ये बहुत सारे होते हैं अलग अलग
सेरेमिक के बने होते हैं एक्चुअली, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके के इनके कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जितना ज्यादा हीट डिपेंड्स ऑन हीट, फिर वो बेंड होता रहता है, ये सॉफ्ट होता रहता है बेसिकली, जितना हीट उसको लगेगा तो मेल्ट होने के कागार में होता है, उस प्रोसेस में होता है। सो दैट्स हाउ यू दे मेजर कि अगर ये पर्टिकुलर, लेट्स सी, ये इनको एक अलग अलग चार्ट नंबर दिया होता है, नो, कि लाइक देयर इज एक पर्टिकुलर कोन है जो कि इतने हीट पे वो मुड़ना शुरू हो जाएगा या फिर वो गर्म होना शुरू हो जाता है, सो दैट पीपल कैन एनालाइज कि वो इतने हीट में हो गया है। सो ऐसे बहुत सारे पायरोमेट्रिक कोन्स होते हैं। सो उनको सबको नंबर्स से डिवाइड किया गया होता है। इट्स समथिंग लाइक जैसे हमारे पास पेंसिल्स होती हैं, 2B, 3B, HB, 6B, 10B, है ना, सबके अपने अपने प्रेशराइज्ड और सबसे डार्कन हार्ड होते हैं, उसी सॉफ्ट होता है, उसी बेसिस पे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास कैटेगराइजेशन है अलग अलग नंबर्स से सीरीज के बेसिस पे। सो कोन्स जो आप देख रहे हो, जहां पे भी एक जगह पे आप देखें, कहीं पे अगर आपको कोन 6 मिलता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कोन 06, कोन 06, कोन 06, और एक होगा कोन 6 ओनली, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। कोन 06 एंड 6, इट्स अ लाइक डिफरेंट थिंग, नॉट, बोथ आर नॉट सेम, ओके। सबका, दोनों का हिटिंग पॉइंट जो है दैट इज लाइक डिफरेंट, उनका कोन चार्ट जो है वो डिफरेंट होता है, उनका फ्यूजिंग रेंज। सो ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये आपको आराम से गूगल में भी मिल जाएगा, अगर आप पायरोमेट्रिक कोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर आप लिखेंगे पायरोमेट्रिक कोन चार्ट, यू विल गेट दीज, लाइक गूगल में बहुत सारे हैं। सो अब देखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे कोन 06 के बारे में पूछा गया है। 06 इज बेसिकली जहाँ पे एक तरह के कुछ अर्दनवेयर क्ले या फिर लो फायर में काम चल पड़ता है। यू कैन सी दिस 06 हियर। सो दिस 06 वाला जो कोन है, दैट समवेयर इट वेरीज अराउंड लाइक 1830, सो अप्रोक्सीमेट 1840 यहाँ पे दिया हुआ ना इन्होंने। सो इट कुड बी लाइक, अगर ये इस सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट यही नजर आ रहा है मुझे अभी फिलहाल, 1840। एंड दैट्स हाउ दिस इज द मेजरिंग चार्ट आल्सो। अब आप ये भी सोचोगे कि ऐसे तो फिर क्या मुझे सारा कोन याद करना पड़ेगा? ऑब्वियसली नॉट, हम रट नहीं सकते इतना सारा, बट हाँ, थोड़ा सा रिवीजन के टाइम पे डेफिनेटली इनको हल्का हल्का आप देख सकते हो आने वाले टाइम पे, क्योंकि इससे पहले इन कोन्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयरली आपको देखने को मिलते हैं, बट अब अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ये कोन, ये वाला चार्ट आपको बड़े आराम से गूगल पे यू कैन फाइंड दिस वेरी इजीली। So that's pyrometric cone have a wide fusing range. Cone 06 fuses at 1840 Fahrenheit approximately. इस आसपास। That's pyrometric cone, and also you can also watch videos where this pyrometric cones has been like in the process. They were using it in a process. Okay, वो कुछ ceramic की potteries या फिर कोई ऐसा कुछ वो बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, and just see if you haven't seen this pyrometric cone or haven't used it और कभी देखा नहीं है यूज करते हुए, तो एक बार YouTube पे जरूर देखो कि वो यूज कैसे कर रहे हैं, so that you can understand this the concept of this pyrometric cone much better. So YouTube पे एक बार जरूर इसको जरूर देखेंगे how it has been used in the process. So now we have the next question here. It says there are match the following again. चार caves हैं list A में, and list B में there is the dynasty or the this time frame जहाँ पे ये जिसको ये belong करते हैं. So उदयगिरी cave, ममलापुरम, उंदावली केव एंड देन बादामी केव। अगर आपने अच्छी तरीके से कभी इन सब केव्स को पढ़ा है तो आई एम वेरी श्योर कि एटलीस्ट आपने इन तीनों का नाम तो जरूर सुना होगा, ममलापुरम, बादामी एंड उदयगिरी। मे बी उंदावली केव ना सुना हो। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मैच द फॉलोइंग में जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे पता हो, आपको दो से तीन भी, एक से दो भी पता होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका दूसरा जो है ऑप्शंस के बेसिस पे आराम से बैठ जाता है, ठीक है। सो लेट्स सपोज अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस उंदावली केव लाइक कल तक, ठीक है। सो आई रिसर्च, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा पढ़ा इनके बारे में। सो बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरीली लाइक नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज आने वाले टाइम पे इस केव की जगह पे कोई दूसरा केव भी दे सकते हैं, वेरी रैंडम, बट यस द प्रोमिनेंट caves were Udaygiri, Mamallapuram, and the Badami. So we know this that Badami belongs to Chalukya, right? So Chalukyas को belong करता है ये बादामी केव, उदयगिरी केव belongs to Gupta period, and then Mamallapuram का
पूरा जो महाबलीपुरम जो पूरा केव है, इट्स ऑल्सो ममलापुरम, महाबलीपुरम, इट्स द सेम थिंग. It belongs to the Pallavas only. And by default, the Undavali cave belongs to Vishnu Kundin. They are also from the South Indian sect only, but not that important. We don't need to study here. But yes, for the reference, we can see this is the image of this Undavali cave here, right? And then Badami cave. अब ये जितने भी caves हैं, एक और चीज क्या होता है इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आपने ये तो देख लिया कि दैट दिस केव बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, बट आल्सो यू शुड नो समथिंग, one more fact every time whenever you are revising or whenever you are practicing with these papers. आपको हर बार कुछ ना कुछ एक फैक्ट आपको रिपीट करना है अपने आप से, so that you, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए रिवीजन का काम करेगा every time, राइट? सो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि हर एक केव में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. Let's recall those important things or a sculpture or any architecture over here. So उदयगिरी में there is a cave. इस एक केव है जहां पे वराहा केव कहा जाता है उसको. वहां का ये वराहा स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट है. उदयगिरी केव का ये फेमस है बहुत ज्यादा, वराहा केव का ये स्कल्पचर. So whenever you will see this sculpture anytime, you would remember this thing कि ये particular sculpture belongs to Udayagiri and Udayagiri belongs to Gupta. For the same here, Badami cave के लिए ये Nataraj, this dancing Shiva, right? This is 1800, 18 भुजाओं के साथ ये शिवा का posture है, और ये हमें बादामी केव में मिलता है, and it's one of the center of the attraction here. And then we have this Mamalapuram cave कह लें, Mamalapuram complex कह लो, it's the same thing. वहां का जो सबसे फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द पंचरथ, है ना? पांडवरथ या फिर पंचरथा भी बोलते हैं उनको. So ये आपको पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर केव्स में देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एज वेल. एंड महाबलीपुरम में तो बहुत सारी चीजें हैं. आई एम जस्ट मेंशनिंग द वन ओनली, राइट? सो दैट्स द केव्स हियर. Coming to the next question, it says we have these temples or let's say it's a terms associated with these. Another list one here: Prambanan, Kamakura painting, Borobudur, Sigiriya. And then another list says Sri Lankan mural, Javanese stupa, Shendi Bhima, and Tales of Genji or Genji, I don't know how to pronounce it. So अब यहाँ पे इस चीज को देखूं कि ये क्या आप इसको बोलते हैं. सबसे पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पे प्रम्बानन टेम्पल के बारे में. सो प्रम्बानन टेम्पल जो आप देख रहे हो, इट्स एसोसिएटेड विद दिस Shendi Bhima, but it's not Shendi, it's Kandi Bhima. You can see here. इन्होंने थोड़ा सा नाम को थोड़ा सा ऐसा कर दिया. It's actually Kandi Bhima. So these both are a Hindu temple in Indonesia. That is the common factor between these two temples. And yes, these are both are Hindu temple in Indonesia. This Prambanan temple specifically is considered as the largest Hindu temple in Indonesia. आपको क्वेश्चन आ सकता है, which of the following temple is the largest Hindu temple in Indonesia? Remember the thing, not in the world. I'm saying in Indonesia. So this is the largest Hindu temple here, Prambanan temple. Okay. So these both temples are associated with the Indonesia here. And the second one, यहाँ पे आप देख रहे हैं Kamakura paintings here. So Kamakura and this Tales of Genji, these are basically one of the painting styles of those ancient Japanese periods. ठीक है. So Instagram में I have mentioned, मैंने एक Chinese और Japanese को दो पोस्ट बनाए हुए हैं. एंड एवरी टाइम आई टेल एवरीवन कि अगर आप चाइनीज और जापानीज के लिए व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ आल्सो, तो जब भी आप जापानीज और चाइनीज वाला पोर्शन आपको पढ़ना हो, तो डोंट लुक एट एनी बुक और एनीथिंग, एनी रेफरेंसेस, जस्ट रीड दैट होल पोस्ट. वो जो कैराउजल पोस्ट में डाला हुआ इंस्टाग्राम में, दैट इज मोर देन इनफ टू कवर चाइनीज एंड जापानीज आर्ट फ्रॉम आवर सिलेबस. ठीक है. उसमें से देखो, ये मैंने एक कटआउट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाला है ऑफ द जापानीज, जहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. इफ यू कैन सी हियर, ये कुछ टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम है जापानीज आर्ट का, एंड यू कैन सी इट सेज कामाकुरा पीरियड, एंड देन वी हैव दिस राइज ऑफ जापानीज पेंटिंग का यहाँ पे हियान पीरियड. सो हियान पीरियड का ही है ये टेल्स ऑफ जेंजी. यू कैन सी हियर.
एंड देन कामाकुरा पीरियड के ही पेंटिंग्स को वी ऑल्सो से लाइक उनको कामाकुरा पेंटिंग्स हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके पहली बार हमें जापानीज पेंटिंग्स का एक राइज होता है, एंड दीज टू styles are associated with the Japanese art only. और ऐसा पूरा like 6-7-8 slides हैं for the Japanese art only. You can just check out on our page. ठीक है. Coming to the next thing, that's Borobudur. So Borobudur temple designs follow Javanese Buddhist architecture here. So basically, what is this Javanese? यहाँ पे इनका correction नहीं है. Remember this. Sometimes people can, some of my students were saying कि ये शायद इन्होंने गलत लिखा है. They wanted to write Japanese stupa, but no, that is not Japanese stupa. That's Javanese only. The stupas from the Buddhist architecture from the Javanese. ठीक है, तो Javanese stupas. तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं बोरेबुदुर का, दिस टेम्पल इज बोरेबुदुर हियर. ठीक है, एंड अगर आप इसको देखो, इट इज समहाउ लाइक लुक्स लाइक अ स्तूपा ओनली, लाइक स्तूप्स ओनली, राइट. सो ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने जो दिया है, जो स्ट्रक्चर है, ये डिजाइन बेसिकली इट फॉलोज द Javanese स्तूप, एंड दैट्स हाउ इट्स एसोसिएटेड लाइक दिस. ठीक है, so that's how this Borobudur is associated with this Javanese stoop. And Sigiriya is Sigiriya cave हम श्रीलंका वाले एस्पेक्ट में पढ़ते हैं. हम कई बार उसको कुछ ड्रामेटिक एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं कई बार, तो दे आल्सो सेज कि ये इट्स रावण की लंका एंड ऑल. तो यस, बट टेक्निकली अगर हम जो बुक्स के एस्पेक्ट से अगर हम देखें, तो वो एक इट्स वन ऑफ द केव कॉल्ड सिगरिया केव. ठीक है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे म्यूरल्स, बहुत सारे फ्रेस्कोज हमें देखने को मिलते हैं. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर, एंड दीज frescoes are famous in this Sigiriya cave, and that's how you will be matching this Sigiriya to this Sri Lankan murals here. ठीक है, so these ये सारे हमें पता लगे कौन सा किसके साथ मैच होना है. And then Prambhanan, A ka 3 and D ka 1. The second one is the answer here. Option number 2. Coming to the next question, यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट हैं एंड उन आर्टिस्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं. Artist Studio, Olympia, Death of Marat, and Death of Sardana Plus. So ये चार paintings and चार artists, right? So Olympia is one of the very famous one which belongs to the Mane, right? Death of Marat is also one of the another very important one that belongs to J.L. David, Jacques Louis David. Death of Sardana, that belongs to Delacroix and Artist Studio. It's of the Gustave Courbet. तो ये चारों पेंटिंग्स मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी है. इफ यू कैन सी, जब भी आप इनको क्वेश्चन पेपर्स में, खास करके जब पेंटिंग्स आती हैं, तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर और दैट क्वेश्चन, मेक श्योर कि जब भी आप उसको एक बार मन में भी पढ़ रहे हो, तो आपको वो पिक्चर विजुअलाइज हो जाना चाहिए आपके माइंड में. अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा, ऑन द स्पॉट चेक करो. Either use a Google or your reference, whatever you are using, लेकिन आपको उसी टाइम पे पता होना चाहिए. So these are the paintings which belongs to these artists here, right? And also साथ साथ कुछ ना कुछ और आर्टिस्ट के कोई काम अगर आपको दिमाग में आ रहा हो, तो वो भी आपको कुछ पता होना चाहिए, right? आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिस्ट कहाँ से बिलोंग कर रहा है. The Manet belongs to this impressionism, right? Delacroix belongs to romanticism, if I'm not wrong. Gustave Courbet, realism. He was the father of realism. And then Jacques Louis David from the neoclassicism. तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हर बार, हर एक पेपर पे, हर एक क्वेश्चन पे के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अपने आप को रिवाइज कराना है एवरी टाइम. डोंट स्किप विद जस्ट द आंसर एंड डोंट मूव. The next one here, it says the concept of Gestalt psychology, in which the mind perceives an incomplete pattern or information to be a complete unified whole. The artist provides minimum visual clue and the observer brings them to final recognition
is called what. So अब यहाँ पे जैसे पहले हम ये जो गेसाल्ट पढ़ लेते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि हम गेसाल्ट थ्योरी के बारे में तो बात नहीं कर रहे डायरेक्टली, स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग गेसाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप गेसाल्ट थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर लाइक थ्योरी इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, they are asking one of the like small part of that psychology of that theory, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने पहले यहाँ पे क्लू दे दिया, इफ यू कैन सी हियर द कांसेप्ट ऑफ गेसाल्ट साइकोलॉजी इन व्हिच माइंड परसीव्स एन इनकम्प्लीट पैटर्न and or information to be complete unified whole, the artist provide, यही से इस सेंटेंस को पढ़ के शायद आपका आंसर यहाँ से आपको मिल जाए। what it says, the artist provide the minimal visual clue and the observer brings them to final recognition is called what. समझिए कि it is something like एक लेट्स से मैंने कुछ ऐसा इनकम्प्लीट लेट्स से मैंने एक जैसे एक सर्कल है लेट्स से, ठीक है, मैं कोई एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, लेट्स से मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया और मैंने उसको, इट्स नॉट अ सर्कल सो लेट्स, ठीक है, मान के चले इट्स अ सर्कल, ठीक है। अब लेकिन मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है इसको, सो आर्टिस्ट ने उसको इनकम्प्लीट छोड़ा है, and now that's incomplete, but whenever the receiver or the the public, the audience will, whenever they will see, उनका दिमाग उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये इस चीज को, ये जो कंप्लीट होता है ना, जो दिमाग कंप्लीट करता है, इस कॉन्सेप्ट को ही क्लोजर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। I'll not go like deep down with this Gestalt psychology. It's a huge thing. Like अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे, explain करने बैठेंगे, तो it'll take 15-20 minutes. I'll not go with that. I'm just मैं को short में आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कभी भी आप कोई चीज ऐसा बनाते हो, ठीक है, और कोई incomplete चीज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो एंड जो रिसीवर है उसको देख के उसका माइंड उसको कंप्लीट कर रहा है उस चीज को, दिस प्रोसेस, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लोजर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक पूछते तो फिर भी हम कंफ्यूज हो सकते थे, बिकॉज थोड़ा सा लैंग्वेज इतना ज्यादा वो ऐसा टफ कर देते हैं कि आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा वो बोलना क्या चाह रहे हैं। समटाइम मैं इस तरह के लैंग्वेज को कई बार मैं एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज कहता हूँ कि कई बार हम कुछ ऐसा, खास करके असर्शन रीजनिंग में हमारे पास कई बार ऐसी चीजें आती हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि बोलना क्या चाह रहा है वो, है ना। सो दैट इज बेसिकली द प्ले ऑफ अ लैंग्वेज ओनली, वो लैंग्वेज के साथ ऐसा खेलने की कोशिश करते हैं एंड हमें वो सेंटेंस एग्जैक्टली नहीं बैठ पाता दिमाग में वो बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअल में, एंड दैट्स हाउ वी गेट कंफ्यूज, ठीक है। बट they have added the few lines to make it easier, I think. So that's closure यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ना पहले से, एंड yes, इट्स प्रोसेस को ही क्लोजर बोलते हैं, है ना। what it's called closure. एंड इन ब्रॉडर टर्म जब हम गेसाल थ्योरी को देखते हैं तो गेसाल थ्योरी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कुछ चीजें मैं मेंशन कर रहा हूँ जो कि विच इज इंपॉर्टेंट हियर, दैट इट वाज फाउंडेड इन जर्मनी इन 1912, राइट। हमें कभी अगर पूछा जाए इसके बारे में आगे भी, हालांकि आप गेसाल थ्योरी को आप देखोगे तो इट हैज आई गेस 5 और 6 डिफरेंट स्मॉलर कंसेप्ट्स एज वेल, जिसमें से ये क्लोजर वाला अलग से है, ठीक है। विच सेज कि जो है हम आर्टिस्ट जो है वो कुछ इनकम्प्लीट छोड़ता है एंड रिसीवर जो है या फिर जो पब्लिक है वो जो है उसको कंप्लीट करता है बेसिकली, जो ऑब्जर्वर होता है। सो ये क्लोजर वाला एस्पेक्ट आता है, ऐसे कुछ 4-5 और हैं, जरूर देखिएगा उसको, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सो दिस गेसाल थ्योरी का कुछ एक बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए, दैट इट वाज फाउंडेड इन जर्मनी इन 1912 बाय whom there was a psychologist called Max Wertheimer, ठीक है, and alongside with these two colleagues of him, that's Wolfgang Kohler and the Kurt Kofka. So mainly they will be asking like अगर कभी आपको डायरेक्टली आपको पूछ लिया गया that who founded this Gestalt theory या who gave this theory, तो मैक्स का नाम यहाँ पे डेफिनेटली आ सकता है। बाय चांस अगर मैक्स का नहीं आता है तो अगर कभी कभी आपको ये दो टर्म्स भी दिख जाए, ये दो नाम भी दिख जाए, तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये these two people were also associated with this theory at some corner, ठीक है।
इसको जरूर पढ़ना, ये दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट ऑल्सो, अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो इट्स इंटरेस्टिंग. Coming to the next question, it says V.S. Gaitonde, identify the right answer, basically right answer here. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ 5 स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें से आई गेस 3 या फिर 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि करेक्ट हैं और हमें उसको फिगर आउट करके चुनना है. Choose the correct answer from the given option here. So V.S. Gaitonde, it says that V.S. Gaitonde was an abstract artist. K.G. Subramaniam was abstract artist. Vikas Bhattacharya was abstract artist. Jackson Pollock, and then Arpita Singh as well. अब यहाँ पे मैं जो सीधा सीधा समझ पा रहा हूँ दैट दीज, अगर मुझे नहीं पता एक पल के लिए कि कौन से आर्टिस्ट नहीं हैं, लाइक कौन से आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, अगर मुझे नहीं पता हो तो अगर आपको उसका उल्टा भी पता हो, एंड दैट इज आल्सो हेल्पफुल टू फाइंड आउट द आंसर. लेट्स से जैक्सन पोलॉक इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, है ना. अब एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में उनका काम देखा हुआ आपने, तो ऑल अराउंड लाइक इट्स अम्ब्रेला टर्म बेसिकली. एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट में बहुत डिफरेंट छोटे छोटे वेरिएशंस हैं. सो अम्ब्रेला टर्म इज द एब्स्ट्रैक्ट, राइट? सो यस, वी कैन कंसिडर हिम एज द एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हियर. Let's see Vikas Bhattacharya. Vikas Bhattacharya is not an abstract artist. If you have seen his work, he works in a very realistic manner. इनका काम बहुत ज्यादा नेचुरलिस्टिक है, रियलिस्टिक है. इनके काम में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप देखेंगे एग्जाम में बहुत बार आता है, डॉल सीरीज. इट्स डन बाय विकास भट्टाचार्य, एंड विकास भट्टाचार्य हैव आल्सो illustrated the cover page of a book called देखी नहीं फिर, which was written by Samaresh Basu on राम किंकर बैच. तो उसके लिए भी क्वेश्चन आता है, ये जो देखी नहीं फिर ये जो किताब है, इसका जो इलस्ट्रेशन है वो कवर पेज और बैक पेज, रियर पेज बेसिकली किसने इलस्ट्रेट किया था, तो दैट्स विकास भट्टाचार्य. इनका काम आप देखेंगे, दुर्गा सीरीज है, डॉल सीरीज है, दे ऑल आर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक एस्पेक्ट में काम करते हैं ये, ठीक है. विकास भट्टाचार्य. अर्पिता सिंह, अर्पिता सिंह can't be considered as the abstract actually. She works more with the figurative, if I'm not wrong. आप देखो उनके काम में not totally abstract, but yes, quite modern, but a figurative essence she have in her work. So Arpita Singh can't be considered as the abstract artist here. K.G. Subramaniam obviously not. K.G. Subramaniam is a painter, he's a author, muralist, and sculptor. He had done a lot more things here. K.G. Subramaniam, one of the work I remember, that's King of the Dark Chamber, one of the very important one. Indrani Ibrahim. There are a lot more. If मुझे अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है. So K.G. Subramaniam is one of the important one, but he is not, can't be considered as the abstract artist here. So I would be going with this V.S. Gaitonde, and the Jackson Pollock would be the one here. So you can see A and D will be the abstract artist. So now you can also see this thing कि questions में वो किस तरीके से पूछ रहे हैं. Artist को जब भी आप करो तो हर एक aspect से you have to study the artist. उनके सीरीज कितने फेमस हैं, कौन कौन से सीरीज फेमस हैं, क्या वो स्कल्प्टर हैं या नहीं है, पेंटर हैं या नहीं है. उनके काम को इतना अच्छे से समझ जाओ कि उनके काम को देख के यू कैन फिगर आउट बाय योरसेल्फ ओनली. यू डोंट नीड एनी स्टेटमेंट इन द बुक. आपको सिर्फ देख के अंदाजा लग जाए कि क्या आप इसको कैन यू कंसिडर दिस आर्टिस्ट एज एन एब्स्ट्रैक्ट और एनी अदर कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो या नहीं डाल सकते. that is also very important as an artist and as an aspirant as well, so that you can आप एक as a scholar के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए जब भी आप इन चीजों को देखो, समझो और आप एक 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 क्रिटिकली एनालाइज कर सकें चीजों को, या आप उसको कैटेगराइज कर सको अपने आप से विदाउट एनी किसी के कहने पे, आप खुद फिगर आउट कर सको चीजों को. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. So these are the artists here, right? So इन पे भी कुछ कुछ काम मैंने अभी जैसे मैंने बताया विकास भट्टाचार्य का, के.जी. सुब्रमण्यम का, right? Then there is the Picasso's great painting Guernica was executed to commemorate what? So हमने ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बट बहुत अलग अलग तरीके से घुमा के देते हैं. We all know, or if you don't know then mark it down, because this
Guernica is dedicated to this Spanish Civil War which was happening in 1936 से लेके 39 तक हो रहा था. तो जब भी आप इनको पढ़ते हो, also please read about the World War One, Two, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्पेनिश सिविल वॉर, इन सब के बारे में भी पढ़ा करो. थोड़ा सा एटलीस्ट ना पढ़ो तो जस्ट हैव अ वीडियो ओनली, एक 5-10 मिनट का कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे, ठीक है. इट विल नॉट लाइक डायरेक्टली नॉट हेल्प यू with the visual art वाले aspect से, but definitely it can help you in a very another manners here, like कि उस टाइम ये क्यों हुआ होगा. अब देखोगे न्यू क्लासिज्म में अभी हमने काम देखा, डेथ ऑफ मराठ, इट वाज डन बाय जैकी लुई डेविड, राइट. सो अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो यू विल गेट टू नो कि हु इज दिस, दैट पर्सन. वो जो फोटो में जो आपने देखा, लेट मी शो यू वंस अगेन इफ आई कैन. या सो आपको ये पता रहेगा कि ये शख्स ऐसे कुछ जो विजुअली दिख रहा है आपको, कि ये कुछ लिखता हुआ, इसके हाथ में पेन भी है और ये इसके नोटबुक जैसा कुछ इसने पकड़ा हुआ है, एंड ही डाइड. इट्स आई थिंक इट्स अ बाथटब और समथिंग, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइक ये आपको जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि व्हाई दिस पर्सन इज लाइक हियर एंड ही डाइड हियर. लाइक कोई मारा इसको, क्या हुआ, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस पेंटिंग. सो ये सब चीजें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती हैं चीजों को, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर विद एवरीथिंग. तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा सा आपने जरूर इनको भी जरूर आपने देखना होता है हमेशा कि एक कैसे एसोसिएटेड एक दूसरे से. तो अगर आप पढ़ेंगे स्पेनिश सिविल वॉर किस चीज को लेके हुआ था, तो आप गुर्निका कभी नहीं भूलोगे. आपको ये नहीं भूलोगे कि स्पेनिश सिविल वॉर कौन सा डेट पे चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वन, टू कौन से डेट्स पे चल रहे थे, दादाइज्म उस टाइम पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे कौन सा मूवमेंट एक्टिव था, एंड दादाइज्म वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे था कि टू के टाइम पे था. यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स, है ना. तो ये सब चीजें, फ्रेंच रेवोल्यूशन का न्यू क्लासिज्म से कितना बड़ा कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का और न्यू क्लासिज्म का. जैकी लुई डेविड वाज द ऑफिशियल painter, court painter of this Napoleon. So if you don't know who is Napoleon and how he is associated with the French Revolution, कोई सेंस नहीं बनता आपको उस पेंटिंग का आपको पता हो, है ना. सो थोड़ा सा और पढ़ें, इट विल हेल्प यू विद योर रिविजन ओनली, ठीक है. And then we have so yes, this is the it belongs to Spanish Civil War, and up the size देखो, it is 25 feet, more than 25 feet इसका length है, और इसकी height is like 11.5 feet here. It's huge painting, ठीक है. तो साइज थोड़ा सा याद दिमाग में रहे कि it's not a small thing, it's a huge. and 1937 में बना था, ये भी याद रखें, so that also you can remember. 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, 37 में he made this thing, and it ended in 1939. That is Spanish Civil War. And so yes, bombing on village in Spain. This will be the answer here. The last question from this side for today onwards, we'll be seeing that is we have few process, printing process here, and कुछ लोग हैं जिनके साथ ये printing process associated है किसी तरीके से. Let's see this here, right? So it says mezzotint, lithograph, monotype, and silk screen here. So we have these few names. Alois Sonnenfelder, again the spellings and everything is wrong here, but कोई बात नहीं. Alois Sonnenfelder, Andy Warhol, Ludwig von, and Edward Degas. So mezzotint जो है that ये जो lithograph है. So lithograph की there is a very interesting story here. So Alois Sonnenfelder was not an artist. He was a playwright. He was an actor. ठीक है, Alois Sonnenfelder. तो इन्होंने क्या किया था? He wanted, like जब स्क्रिप्ट लिखा जाता था, सारों डायलॉग्स लिखे जाते थे. 25 लोग हैं, अगर 25 के लोगों को अलग अलग लिख के देना पड़ता है सेम चीजें. सो ही वांटेड अ सॉल्यूशन कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे ही वांटेड बेसिकली फोटोस्टेट हो जाता, फोटोकॉपी हो जाता. उस टाइम तक तो ये सारी चीजें एक्टिव थी, दीज रिलीफ और ये सारे प्रिंटिंग प्रोसेस तो था, लेकिन दे आर वेरी लेंथी प्रोसेस. हर एक वर्ड को थोड़ी ना कार्व करते हुए बैठेंगे वो लोग. सो ही वांटेड समथिंग वेरी इजी, एंड ही डेवलप्ड this process called lithograph.
And if you don't know the process of lithograph, please watch YouTube videos for each and every process. If you are not from the printmaking background, if you haven't seen any of the process live, आपने विटनेस नहीं किया, क्या विटनेस नहीं कभी किया इन प्रोसेस को अगर अपनी आंखों से, तो प्लीज जरूर इनको यूट्यूब पे देखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज प्रोसेस, नॉट जस्ट रीडिंग, यू नो, बाय द, यू नो, इनके साथ भी आप इसको देखो. एंड सो यस, इनमें अगर आप आर्टिस्ट को देखें तो दिस एलॉय सनेफिल्डर बिलोंग्स टू लिथोग्राफ, right? And then silk screen में Andy Warhol is one of the very important artists from these pop art, right? So Andy Warhol pop art के टाइम पे हुआ था, और pop art के टाइम पे silk screen का बहुत ज्यादा काम हुआ था. सबसे ज्यादा जो फ्लरिश जो है वो silk screen pop art के ही टाइम पे हुआ था, एंडी Warhol ने किया था. So silk screen के कई अलग अलग नाम भी आप देखते हो, right? So there is another one called serigraphy. So serigraphy is another name for the silk screen. ठीक है. ये जितने भी प्रोसेस आप देख रहे हो, यस, सो इट बिलोंग्स टू दिस वन. मेसोटिन बिलोंग्स टू लिडविग वॉन, ये इनकी डेवलपमेंट है. एंड मोनोटाइप इज नॉट डेवलप्ड बाय एडवर्ड डेगा. बेसिकली ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, वन ऑफ द पायनियर of this monotype. What is monotype? Basically single print करके उस single plate में एक ही बार वो print होगा, and another like monotype एक ही बार print होगा. एक बार process जरूर देखिएगा. I'll not keep it explaining here. But yes, this is one of the like experimental printmaking process है ये monotype. ठीक है. So इसको एक बार जरूर देखना. And एडवर्ड देगा ने काफी जो है इसके ऊपर लगभग एग्जीबिशन भी किया था, जहाँ पे he like you know done like 130 plus monotype printings, like he like exhibited there, more than 130, right? So these process, ये जितने भी आप process आप देख रहे हो, इनको YouTube पे जरूर आपने प्रोसेस को देखना है, सो दैट आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए समझने के लिए. एंड बुक्स की अगर मैं बात करूं, कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बुक्स के लिए और इन सब चीजों के लिए. लेट मी अनाउंस वन मोर थिंग हियर. इफ यू विल विजिट आवर वेबसाइट, तो अभी हमने अपने वेबसाइट पे वी हैव स्टार्टेड द ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बेसिकली. सो वहां पे आपको सारे विजुअल आर्ट से रिलेटेड ही बुक्स मिलेंगे सिर्फ. यू कैन डाउनलोड इट मल्टीपल टाइम्स, इट्स टोटली फ्री फॉर एवरीवन. दे कैन डाउनलोड लाइक जितने भी बुक्स हैं अभी रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं. वी हैव अपलोडेड more than 80 books till now, but still अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं. We will on a regular basis पे we will be uploading the new books, not just for the UGC aspirants. It's helpful for each and every one, these art students, the scholars, the teachers, you know, these aspirants, and you know, the BFA students, everyone, or those who wanted to learn drawings as well. Like जितने भी arts related books हैं, not just the theoretical book, the drawings, perspective, caricatures, animation, everything. Like जितने भी हमारे पास art की books होती हैं, so हम धीरे धीरे उसको अपलोड कर रहे हैं. एंड वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाते ही आपको सामने ही एक बटन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा फ्री, यू नो, आर्ट बुक्स, ऐसा कुछ करके. जस्ट हमारे बायो में यू कैन फाइंड दी वेबसाइट. इट्स ashacademyindia.com. तो वहां से यू कैन डाउनलोड दीज बुक्स. वहां पे मैंने प्रिंट मेकिंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, अप्लाइड के लिए, यू नो, इंडियन, वेस्टर्न, जितने भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ उसमें अपलोड किया हुआ है. एंड यस, दिस इज हाउ लाइक थिंग्स आर गोइंग. एंड इस पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ, ये जो अभी आपके सामने है, आई विल ऑल्सो शेयर दिस पीडीएफ ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल. मैं जल्दी ही इस पीडीएफ को भी वहां पे डाल दूंगा, सो दैट यू कैन, आप उसको ले सकते हो. एंड आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी जैसे एक बारी में ही पूरा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट टिकिंग, यू नो, एक टिक कर दिया और आगे बढ़ गए. ऐसे तो आप 100 क्वेश्चन आराम से कवर कर लेंगे, बट यू नो, अभी आप देख सकते हो इट्स बिन अराउंड लाइक, आई डोंट नो हाउ, लाइक 1 घंटा होने वाला है, एंड वी हैव जस्ट कवर्ड दिस 10 क्वेश्चंस ओनली. सो आई विल बी कमिंग सून, लाइक बहुत जल्दी मैं, यू नो, आई विल बी कमिंग विद दिस वीडियोस. एंड keep revising it, and so that you can also remember this thing कि आपको जब भी आप एनालाइज करो क्वेश्चन पेपर्स को, इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे, इस तरीके से एनालाइज करेंगे,
it will also help you revising each and every question. ठीक है, चलिए, let's end up here only, and we'll see you in the next video. Thank you very much.